रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? इमेज फॉर्मेशन। किसका इमेज फॉर्मेशन होगा? ऑब्जेक्ट का। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ना आपको प्लॉटिंग करना आना चाहिए, लोकेशन को प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन को प्लॉट करना आना चाहिए, क्या क्या क्या? इमेज का पोजीशन को प्लॉट करना आना चाहिए। कैसे प्लॉट करते हैं वो पहले समझो। तो सबसे पहले देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को आबा सीसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सब चीज से कोई लेना देना नहीं है, जो बता रहे उस पर ध्यान। ऐसी गलती से बोल दिए, माफ कर देना, नहीं बोल। ये है इसका ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 है और तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे x का वैल्यू भी 0 होता है और हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट मतलब प्लॉटिंग करोगे ना पोजीशन, तो x का वैल्यू पहले लिखोगे और y का वैल्यू बाद में। पहले y और बाद में x नहीं, हमेशा पहले x बाद में y। x वाला ये है और y वाला ये है। ये समझ में आया? यस सर। अब जैसे लोग यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी कुछ नंबर ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी 1 2 3 4 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 तो राइट साइड आपको पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेना है। ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है। मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ले रहे हैं हम, उसका नाम दे दे रहे हैं P। एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। क्या कोऑर्डिनेट है? 2,3। मतलब इसका लोकेशन है 2,3। तो इसमें जो ये 2 है वो x का वैल्यू है और 3 जो है वो y का वैल्यू है। आप जब भी कोई पॉइंट को प्लॉट करोगे ना, तो पहले x में जाओगे फिर y में जाओगे। पहले किस में जाओगे? फिर y में। तो x में कितना है? तो x में हम लोग 2 पे जाएंगे, देखो यहाँ पहुंच गए। और y में 3 पे जाएंगे, तो यहीं से जाएंगे। x में पहले जाएंगे और फिर y में कहाँ से जाएंगे? जहाँ पे x को हम लोग प्लॉट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग x में जाएंगे, तो x में 0 से स्टार्ट करेंगे। x में कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। तो यहाँ से 2 तक गए। अब इसी 2 से ना y में 3 तक जाना है, तो यहाँ से इधर गए। तो ये हो गया आपका 2,3 और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? P। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग को क्या करना है? इसका इमेज निकालना है। इमेज निकालने के लिए हम लोग को एक मिरर का दरकार है। तो मिरर के तौर पे आपको x एक्सिस भी दे सकता है, y एक्सिस भी दे सकता है, ओरिजिन भी दे सकता है। इसके अलावा और भी चीजें दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग पहले बेसिक लेवल पे जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो है ना ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा पॉइंट है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या निकालेंगे? रिफ्लेक्शन मतलब इसका क्या निकालेंगे? हम लोग इमेज निकालेंगे। रिफ्लेक्शन कहाँ निकालेंगे? रिफ्लेक्शन ऑन बिट 1 x एक्सिस, बिट 2 y एक्सिस, बिट 3 ओरिजिन। ठीक है। तो इन चीजों में हम लोग रिफ्लेक्शन निकालेंगे, मतलब इन चीजों को हम लोग मिरर कंसीडर करेंगे। तो देखो, जब आप x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे ना, x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन करोगे तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो, जब भी आप x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे x का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ किसका वैल्यू में चेंजेस आएगा? y का वैल्यू में। मतलब y का जो भी वैल्यू रहेगा ना, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि अगर आप x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे तो x का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, y का वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2,-3। लेकिन मैं इसको पहले समझा के करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि x का वैल्यू में क्यों चेंजेस नहीं आएगा? x का वैल्यू में क्यों चेंजेस नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये मिरर है ना, तो मिरर से लेके यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 1 2 3।
अब प्लेन मिरर में क्या होता है, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक प्लेन मिरर जैसा लग रहा है। प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उसका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होता है। तो ये कितना दूर है, 1 2 3, तो इमेज भी कितना दूर होगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये है ना, ये तो नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर कंसीडर करूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा नीचे, ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए एक्स का वैल्यू में कोई चेंजेस, एक्स का वैल्यू 2 ही रहेगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 3, तो इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इमेज, जब किसमें रिफ्लेक्शन की है, एक्स एक्सिस में, और इस इमेज का वैल्यू हो जाएगा 2, -3, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू 2 ही है और y का वैल्यू क्या है, -3। नहीं समझे? समझ गए। ओके, अगर इसी का रिफ्लेक्शन किसमें निकाला जाए, y एक्सिस में, तो फिर से वही नियम है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने से y का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर x का वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, क्योंकि जब हम लोग इसको मिरर ले रहे हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इधर आएगा, उससे y का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस से लेना देना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1 2, तो इधर भी हम लोग कितना जाएंगे, 1 2, यहाँ पहुंचेंगे। तो देखो इसी y का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, अरे x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 और 2, तो यहाँ से 1 और 2 पीछे जाएंगे, 1 2, यहाँ पहुंचेंगे ना। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं? y का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, किसका वैल्यू में चेंजेस आएगा, x का वैल्यू में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा इमेज भी क्या होगा, उतना ही दूर। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 1 2, तो इमेज भी कितना दूर होगा, 1 2, तो कहाँ पहुंच गया, -2, 3, क्योंकि हमेशा x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में। तो ये हो गया p डबल डैश, ये इमेज कब निकला, जब इसका रिफ्लेक्शन किसमें किया गया, y एक्सिस। नहीं समझ में आया? तो इस केस में इमेज निकला है p डैश, जिसका वैल्यू है 2, -3। इस केस में इमेज निकला है p डबल डैश, जिसका वैल्यू है -2, 3। अब देखो, जब भी रिफ्लेक्शन आप ओरिजिन में करोगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने से एक्स का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, ओनली चेंजेस किसका में आएगा, y का वैल्यू में। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने से y का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, ओनली चेंजेस आएगा x का वैल्यू में, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हो, किस में रिफ्लेक्शन करते हो, ओरिजिन में, तो x और y का दोनों का साइन चेंज होगा। समझ में आया? तो जैसे इसका वैल्यू है 2, 3, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में होता है तो हो जाएगा -2, -3। तो -2, -3 को प्लॉट करने के लिए मुझे पहले x वैल्यू को देखना है, फिर y वैल्यू को देखना है। तो -2, -3 में x का वैल्यू कौन है, -2 है, और y का वैल्यू क्या है, -3। तो पहले -2 में जाएंगे, -2 कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ये हो गया हमारा -2। फिर -3 किधर जाएंगे, इधर, तो यहाँ पहुँचेंगे ना। तो ये हो गया हमारा -2, -3। तो ये जो इमेज आया ये हो गया p ट्रिपल डैश। ये इमेज कब आया, जब किस में रिफ्लेक्शन किया गया, ओरिजिन में। तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करने से क्या होता है, x का वैल्यू भी चेंज होता है और y का वैल्यू भी। तो ये हो जाएगा p ट्रिपल डैश -2, -3। ये आपको समझ में आया? देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी मेरा बात सुनो, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। क्यों होता है y = 0? क्योंकि x एक्सिस पे सारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट किसका पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे सारे पॉइंट है, किसका पॉइंट है, x एक्सिस का। पर x एक्सिस पे y का वैल्यू है क्या, इधर देखो, x एक्सिस पे सिर्फ x का पॉइंट है। अगर मैं सोच लो यहाँ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2, 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट में x का वैल्यू तो है पर y का वैल्यू कितना, 0। अगर मैं इस पॉइंट को भी लूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा, -2, 0 होगा। तो x एक्सिस पे x का तो सारा वैल्यू है पर y का वैल्यू कितना है, 0 है। क्योंकि हम जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो हम y की तरफ ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि? तो ये जो x एक्सिस नाम का जो लाइन है वो कहाँ से पास किया है, वो y =
जीरो से पास किया है। ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है वो y इक्वल टू जीरो से पास किया है, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जीरो। उसी तरह से ये जो y एक्सिस वाला लाइन है ना, वो कहाँ से पास किया है, x इक्वल टू जीरो से पास किया है। ये y एक्सिस वाला जो लाइन है वो x इक्वल टू जीरो से पास किया है, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया। अब सोच लो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ओके। ये एक लाइन है जो किससे पैरेलल है, अरे इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो है, पर ये लाइन कौन सा y एक्सिस है ना, तो ये लाइन जो है y एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर आपको पूछेगा कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये लाइन जो है ना, ये कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, -3। तो क्या इक्वल टू माइनस, मतलब x इक्वल टू -3, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -3। क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू तो सारे हैं, पर x का वैल्यू क्या है, तो हमेशा एक लाइन का इक्वेशन उस पॉइंट के हिसाब से होता है जो पॉइंट क्या है, फिक्स है, जो पॉइंट चेंज। y का वैल्यू तो बहुत सारे हैं ना, y का वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, -1 भी है, -2, -3, -4 बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -3। इसलिए इसका इक्वेशन का वैल्यू, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -3। ये समझ में आ रहा है। उसी तरह से सोच लो, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बना दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1, 2, यहाँ पे -1, -2। अब सोच लो कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ओके। तो इस लाइन पे x का तो सारा वैल्यू है, x इक्वल टू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इधर -1, -2, -3 सब है, पर यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स है ना। तो जिसका वैल्यू फिक्स है उसके ऊपर इसका, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है। तो जो पॉइंट फिक्स है उस लाइन का इक्वेशन उसी पॉइंट के हिसाब से होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू -2 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू तो -2 है, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे x का वैल्यू -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, पर y का वैल्यू फिक्स है। तो जो सा पॉइंट फिक्स है उसी पे ही उस लाइन का इक्वेशन का नाम होगा। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसे करके है। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस पे इस लाइन के लिए इसका x का वैल्यू, यहाँ पे इसका x का वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पे इसका x का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 4 है। यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है, पर इसका y का वैल्यू जो है ना वो फिक्स है। अरे ये किस पॉइंट से पास हुआ है, ये ओरिजिन पागल, ये y इक्वल टू 2 से पास हुआ है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू -2, सॉरी y इक्वल टू 2, क्योंकि ये y इक्वल टू 2 से पास हुआ है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2। उसी तरह सोच लो, एक लाइन यहाँ से पास हो गया ऐसे, ये किससे पास हुआ है, y इक्वल टू -3, क्योंकि ये y एक्सिस है ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3। नहीं समझे, चलो इस लाइन का इक्वेशन, अरे जो कौन बोलेगा वो x इक्वल टू इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2, क्योंकि ये किससे पास कर रहा है, x इक्वल टू 2 से पास कर रहा है। जिससे पास करेगा ना उसी पे उसका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ और उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो हमें एक पॉइंट दे दिया, मान लो क्वेश्चन में क्या करेगा, एक पॉइंट दे देगा। पॉइंट का वैल्यू दे दिया है, सोच लो 3,4, क्या दे दिया है 3,4, और आपको बोला कि इसका रिफ्लेक्शन निकालो। रिफ्लेक्शन मतलब इसका इमेज निकालो, इसका रिफ्लेक्शन ऑन x इक्वल टू 2 निकालो। समझ में आया। तो x इक्वल टू 2 में अगर आपको किसका रिफ्लेक्शन निकालने बोलेगा 3,4, तो पहले आप 3,4 को प्लॉट करोगे। तो 3,4 में पहला ये x का वैल्यू है और ये y का, तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये देखो ये 3 हो गया और 4 इधर जाएंगे, तो ये हो गया 3,4, ये हमारा 3,4 हो गया, ये हो गया p का वैल्यू। और हम लोग को इसका रिफ्लेक्शन किस में निकालना है, x इक्वल टू 2 में। तो ये हो गया यहाँ पे मिरर। अब मिरर में हम लोग को देखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऐसे नापेंगे ना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इधर आएगा ना।
तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इधर हमारा इमेज डिस्टेंस आएगा। और ये वाला जो एक्सिस है वो किस एक्सिस से पैरेलल है? वाई एक्सिस से। और हम लोग जानते हैं, पहले मेरा बात सुनो, हम लोग जानते हैं जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो वाई का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, एक्स का वैल्यू में चेंजेस आता है। और क्योंकि ये एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इसमें भी वही नियम अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक्सिस वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। तो इसमें जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें वाई का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो हम लोग सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? एक्स का वैल्यू। वाई का वैल्यू तो पता है 4 ही रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ये देखो कितना है, 1 है ना। तो इधर भी कितना जाएंगे? 1 जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ आएंगे ना। अगर ये हमारा 1 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर भी 1 जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर 1 है ना, इधर भी कितना जाएंगे? 1 जाएंगे। तो यहाँ आएंगे ना। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है। और वाई का वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वाई का वैल्यू 4 ही रहेगा। तो ये इसका इमेज हो गया। नहीं समझे क्या? इमेज हो गया 1,4। किसको किसको समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है, किससे? x = 1 से। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x = 1। और ये लाइन क्योंकि y एक्सिस से पैरेलल है तो इसके ऊपर जो भी नियम अप्लाई होगा y एक्सिस जैसा ही होगा। मतलब इसमें जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें y का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ x का वैल्यू में चेंजेस आएगा। अब सुन लो, एक पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है तुमको, एक पॉइंट दे दिया -2, -3। क्या दे दिया है? इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट दे दिया -2, -3, आपको इसका रिफ्लेक्शन निकालना है 1, x = 1। तो सबसे पहला चीज, क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल है तो y का वैल्यू में तो चेंजेस नहीं आने वाला, ये तो कांस्टेंट रहेगा, -3 रहेगा। चेंजेस आएगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? आपको इसको मिरर कंसीडर करना है। और आपको -2, ये देखो, ये जो -2 है ना, यहाँ से यहाँ तक देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, और उसी के हिसाब से इधर इमेज डिस्टेंस होगा। तो काउंट कर लेते हैं एक बार, 1, 2, 3 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो इधर भी 3 जाएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहा है। तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू -3 रहेगा। तो 4, -3, ये 4, हमारा -3 क्या हो गया? इमेज हो गया। पॉइंट है 4,0, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन करना है किसमें? इसका रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में। तो y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन करेगा y का वैल्यू चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ किसका वैल्यू चेंजेस आएगा? तो ये हम लोग जानते क्या हो जाएगा? -4,0 हो जाएगा। तो 4,0 हमारा वो पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है P। इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस हो गया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, इधर भी 1, 2, 3, 4 यहीं पहुंचेंगे। -4,0 ये हो गया P डैश हो गया। उसके अलावा और एक पॉइंट है, इसको Q ले लेते हैं। Q है, Q के पॉइंट का नाम है 4,2। क्या है? 4,2। तो पहले तो 4 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, यहाँ आएंगे। तो ये हो गया 4,2, ये हमारा Q हो गया। इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में निकालना है। किस में निकालना है? इसका रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। हम लोग जानते हैं ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होता है तो पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, -4, -2। तो -4, -2 यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया -4, -2। ये क्या हो गया? Q डैश। समझ में आया? ये रिफ्लेक्शन था y एक्सिस में, ये रिफ्लेक्शन है ओरिजिन। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देगा? बोलेगा कि इन सब पॉइंट को ज्वाइन करो। क्या बोलेगा? ज्वाइन, इन सब पॉइंट को ज्वाइन। इसको ज्वाइन करेगा ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करेगा, और इसको फिर ऐसे ज्वाइन करेगा। डब्बा बना देना है कहीं का। हाँ, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको पूछेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, ये जितना है ये भी उतना ही है। समझ में आया कि नहीं? और ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल। क्योंकि रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री होना चाहिए ना। अच्छा,
और उसके अलावा स्केल से क्या करना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को भी चेक कर लेना, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, नहीं हुआ तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो फिर ट्रेपेजियम हो जाएगा। अच्छा ट्रेपेजियम भी, अच्छा ट्रेपेजियम। हाँ ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है। और अगर सारा साइड इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस हो जाएगा, और अगर सारा साइड इक्वल है और ऐसा दिख रहा है, ऐसा 90 तो स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा पूछे तो कर लेगा ना? हाँ कर लेंगे सर, कर लेंगे। देख इसमें अगर पूछ देगा कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जो लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब जितना इधर जैसा इधर होगा वैसा ही उधर होगा। तो मुझे तो चीज बताओ, इसमें कौन सा लाइन ऐसा लग रहा है जो इसको, सर दोनों ही तो लग रहा है, एक्स और वाई। दोनों तो आधा आधा है सर देखिए एक्स एक्सिस तो नो डाउट कर ही रहा है और वाई एक्सिस भी तो कर ही रहा है, ऐसे हाफ हाफ देखेंगे तो। अरे मेरा बात समझ, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री कब बोला जाता है, जैसे कि देखो मैं दिखा रहा हूँ, अगर सोच लो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये हमारा सोच लो एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको भी एक्स एक्सिस को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। लेकिन सर वो तो ट्रायंगल है ना, और ये पहले मेरा बात सुनो। बोलने तो दे सर। अरे हाँ अरे वो दिख रहा है कि नहीं? हाँ इसको लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। ये ऊपर वाला पार्ट अलग दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट अलग दिख रहा है, पर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे वाई एक्सिस को, क्योंकि इधर वाला जैसा दिख रहा है उधर वाला भी वैसा ही दिखता है। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों बताएं? क्योंकि देखो इसको अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बोलोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या होगा, इधर अगर ऐसा स्ट्रक्चर है इधर भी वैसा ही स्ट्रक्चर होना पूरा चाहिए, मिरर के जैसे। मिरर होना चाहिए, तब जाके उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर स्क्वायर का केस में तो दोनों होगा फिर। हाँ स्क्वायर का केस में दोनों होगा, लेकिन मैं एक चीज और दिखा दे रहा हूँ। ये वाला चीज समझ गए ना? हाँ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है, वाई एक्सिस है, क्योंकि इधर वाला जैसा दिख रहा है इधर वाला भी बस। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि इधर का चौड़ाई देखो कितना है, इधर 1 और ये 2, और इधर कितना है 1 2 3, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसका ये है। एक्स इज इक्वल्स टू 3। हाँ, क्योंकि x इक्वल टू 3 से पास हो रहा है तो x इक्वल टू 3 इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसको इधर और इधर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जितना है ये भी उतना ही है, ये जितना है ये भी उतना ही है। अगर पहले ग्राफ में वो लाइन नहीं दिया रहता तब तो हम लोग कोई सा भी नहीं बोलते। अगर ग्राफ में लाइन नहीं दिया रहेगा तब भी आप ग्राफ में लाइन बना के बता सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या क्या पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ए का वैल्यू प्लॉट करना है जिसका वैल्यू है 3,1, बी का वैल्यू को प्लॉट करना है जिसका वैल्यू है 5,0, और सी का वैल्यू को प्लॉट करना है जिसका वैल्यू दे दिया है 7,4। तो सबसे पहले इन सब पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। 3,1, 3,1 ये हो गया हमारा x का वैल्यू 3, क्योंकि ये पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया, ये प्लॉट हो गया। फिर 5,0, तो 5 का x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 0, मतलब वहीं रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5,0, और ये पॉइंट हो गया आपका 3,1। उसके बाद आपको 7,4 को प्लॉट करना है। तो यहाँ से x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 4, तो 7 पे जाएंगे 4, यहाँ आएगा लगभग। ओके, तो ये हो गया आपका 7,4। अब इन सब पॉइंट को क्या करो, इन सब पॉइंट का नाम भी दिया ABC, इसका नाम हो गया A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अब क्या करो, इन सबको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करने के बाद आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये फिगर कैसा दिख रहा है, तो आप सिंपल बोलोगे कि ये फिगर ट्राइंगल दिख रहा है। लेकिन ट्राइंगल में भी 3 ट्राइंगल होता है। स्केलिंग ट्राइंगल होता है, स्केलिंग ट्राइंगल वो होता है जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता। और आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें अगर आपको पूछ दिया कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल के हेल्प से इसका लंबाई नापना पड़ेगा। मतलब एक तरीका क्या है चेक करने का कि ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, स्केल से इसका लंबाई नापो। मान लो स्केल से इसका लंबाई जितना आया
स्केल से इसका लंबाई भी क्या आया, उतना ही आया, और स्केल से इसका लंबाई उतना नहीं आया, तो मतलब दो साइड इक्वल हो गया तो हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और अगर सोच लो स्केल से इसको नापे और इसको नापे और इसको नापे, तीनों का तीनों इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और स्केल से अगर इसका लंबाई नापे, इसका लंबाई नापे और इसका लंबाई नापे, और अगर एक भी सेम नहीं आया तो ये हो गया स्केलिंग एंगल ट्रायंगल। समझ में आया क्या? तो स्केलिंग ट्रायंगल हो गया। तो स्केल से डिस्टेंस नापना एक तरीका है, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम बता दे रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है, मान लो यहाँ का पॉइंट का वैल्यू है x1 y1 और यहाँ का पॉइंट का वैल्यू है x2 y2, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नापना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से मैं एक तो डिस्टेंस निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लो मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, स्केल से भी मेजर करके निकाल सकते हैं या सिंपली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, रूट ओवर ये लाइन का नाम क्या AC है, तो इसमें आपको एक को एज्यूम कर लेना है x1 y1 और दूसरा को एज्यूम कर लेना है x2 y2। किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट ओवर, जो कि हो जाएगा 25 रूट ओवर 25, और जिसका आंसर कितना आएगा 5। तो इसका लंबाई कितना आ गया 5 आ गया। AB का डिस्टेंस निकालना है। AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको x2 y2 ले लिए, इसको x1 y1 ले लिए, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 5, इसका वैल्यू रूट ओवर 5 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसको निकालें, किसका BC को, तो ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसमें ना 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा ना, अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये कितना आ गया रूट ओवर 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैल्यू 5 आया है, इसका वैल्यू रूट ओवर 20 आया और इसका वैल्यू कितना आया रूट ओवर 5 आया। इससे पता चल रहा है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इससे ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलिंग ट्राइंगल है, स्केलिंग एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया? सर एक और बात पूछना था, डिस्टेंस और लेंथ सेम ही होगा क्या? तो अगर कोई चीज का लंबा है, लेंथ निकालने बोलेगा मतलब आपको डिस्टेंस निकालने ही बोल रहा है। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है, इन पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन करना है। किसमें रिफ्लेक्शन करना है, x इक्वल टू 2 में। तो ये वो लाइन है जो कि किससे पास कर रहा है, x इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स का क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका रिफ्लेक्शन करते हैं, पॉइंट B का। तो देखो जब ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसमें जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो y का वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ x का वैल्यू में बदलाव आएगा। और x का वैल्यू में कितना बदलाव आएगा उसके लिए आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ पे ये लाइन मिरर का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही क्या निकलेगा, इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 1 2 3, इधर भी कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे -1 पे आ गया, और y का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया -1, 0, और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, b'। ये इसका रिफ्लेक्शन है ये। उसी तरह से इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, 3, 1 है ना, तो y का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल है। उसी तरह से अगर x एक्सिस से पैरेलल होता तो x का वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
1 है तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,1, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1, और इस पॉइंट किसका रिफ्लेक्शन, ए का रिफ्लेक्शन है, तो इसको नाम ले लेते हैं A'। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद ये 7,4 है, तो 7,4 में 4 का मतलब y का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, और सिर्फ किसका वैल्यू में चेंजेस आएगा, x का वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो x का वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना दूर है इस लाइन से। ये देखो ये गैप यहाँ और यहाँ सेम है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 जाएंगे, कितना हाइट से 5 जाएंगे, 4 का हाइट से, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, -3 पे पहुंचेंगे, तो -3 पे कितना वैल्यू आएगा, -3,4, ये हो गया C' का वैल्यू -3,4। अब क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे भी हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब सोच लो इस क्वेश्चन में आपको 2 सवाल पूछा है, एक सवाल पूछा है लाइन ऑफ सिमेट्री बताने, क्या सवाल पूछा है, लाइन ऑफ सिमेट्री बताने, और दूसरा सवाल क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट बताने। तो देखो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिससे ऑब्जेक्ट का पॉइंट जितना दूर रहेगा इमेज का पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही। तो जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है कि नहीं, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 3, और इस ऑब्जेक्ट का जो ये पॉइंट है, क्या पॉइंट का नाम है B, इसका इमेज कहाँ पे बना, यहाँ बना है, इसका दूरी भी इस लाइन से कितना है, 1 2 3 ही, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी एक पॉइंट को देख के लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बता सकते, मुझे बाकी पॉइंट को भी देखना पड़ेगा। ये जो A है इसका दूरी कितना है, यहाँ से 1 है, और इस A का जो इमेज है A', उसका दूरी भी कितना है, 1 है। इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, और इसका दूरी भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए अगर पूछेगा कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है x = 2, x = 2 नाम का जो लाइन है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिससे ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट का दूरी उतना ही होगा जितना इमेज का हर एक पॉइंट का होगा, और अगर उसमें से कोई एक पॉइंट का भी दूरी वैसा नहीं है तो उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते। जैसे x, 2 लिखे, x = 2 लिखा है, x = 2, 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है, तो लाइन को उसका इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन x = 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट बोल रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट क्या होता है वो समझो, लाइन ऑफ सिमेट्री समझ गए, पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट क्या होता है वो समझो। पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट मतलब होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट में कितना पॉइंट है, 1 2 3। अगर ऑब्जेक्ट का पॉइंट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आया, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आया, और इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में कोई फर्क, मान लो 5,0 का रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी इमेज में भी क्या आता, 5,0 भी 0 ही आता, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट बोलते हैं। 3,1 का रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर इमेज में भी 3,1 ही आ रहा है, जो कि देखो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,1 आ रहा है, तो इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट नहीं है। 5,0 का -1,0 आ रहा है, तो ये भी पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट नहीं है। और 7,4 का क्या आ रहा है, -3,4, तो ये भी पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट नहीं है। मान लो 7,4 का रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी 7,4 ही रहता, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, नो पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट। आपको प्लॉट करना है A 3,2 B 5,4, तो 3,2 को प्लॉट कर देते, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, ये हो गया 3,4, इसका नाम A है। और एक है पॉइंट आपका 5,4, तो 5 और 4, 5 और 4 कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, 5 और 4, अच्छा यहाँ। एक है 3,4 और x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4,
एक है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, ये हो गया 5,4, ये हो गया हमारा b का वैल्यू। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, इसमें x एक्सिस में। तो 3,4 का रिफ्लेक्शन अगर हम लोग x एक्सिस में निकालेंगे तो x का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, x का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किसका में आएगा? y का वैल्यू। तो y का वैल्यू में यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4, 4 का गैप है, तो नीचे भी 4 जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3, -4। उसके बाद आपको इसका भी रिफ्लेक्शन करना है x एक्सिस में। तो आप यहाँ पे तो देख लो, आप रिफ्लेक्शन जब x एक्सिस में कर रहे हो तो x का वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ किसमें चेंजेस आ रहा है? y का वैल्यू। ये 5,4, तो यहाँ पे x का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, मतलब 5 में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ y का वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया? 1, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4। उसी तरह से हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया 5,-4। ये तो इसको हम नाम देते हैं a', इसका नाम हो गया b'। ये दोनों पॉइंट कैसे निकला? x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करके। उसके बाद बोला है कि आपको इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करना है और पूछा है कि इसका इस जो भी बॉक्स जो भी बनेगा यहाँ पे फिगर, उसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या है। तो आपको क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर देना। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है कि इसका नाम बताने के लिए। तो आप क्या करोगे, स्केल से इसका लंबाई नापोगे, इसका भी लंबाई नापोगे, अगर ये दोनों सेम है, और इसका भी लंबाई नापोगे, इसका भी लंबाई नापोगे, तो ये दोनों भी अगर सेम है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, प्रोटेक्टर से इसका एंगल नाप लेना। अगर कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, जो इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो x एक्सिस है ना, वो इसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर का जितना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी दूरी कितना है, 1 2 3 4, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इसीलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन है लाइन ऑफ सिमेट्री? x एक्सिस। उसी तरह से इसका और एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, वो है ये लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा, ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, x = 4 से। इस लाइन का इक्वेशन हो गया x = 4। ये x = 4 भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट से इसका जितना दूरी है, इस पॉइंट से इसका भी उतना ही दूरी है, मतलब जितना इधर है उतना ही उधर है। तो इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही है, और एक x = 4 भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि उसका इस साइड जितना है उसका उस साइड भी उतना ही। लेकिन फिर भी ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री आंसर नहीं होगा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का आंसर क्या होगा, x एक्सिस ही होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री उस लाइन को बोलते हैं जिससे ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होता है, इमेज का दूरी भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट मतलब ये, इसका जितना दूरी है इधर, इस इमेज का, इसका दूरी भी उतना ही है, इसलिए ये होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये और ये ऑब्जेक्ट होता, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग को दिया रहता और बोला जाता इसमें रिफ्लेक्शन करने के लिए, किसमें, x = 4 में, तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन करने से इमेज क्या आता, ये और ये आता। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता और इसका रिफ्लेक्शन कौन आया, ये वाला आया। तो ऑब्जेक्ट का तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो होता है जिसका दूरी ऑब्जेक्ट से जितना होता है, इमेज से भी उतना ही होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट होता और ये इमेज होता तब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये आपको क्यों बताया, ताकि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना कि आपको ये वाला दिया रहे पॉइंट और इसका रिफ्लेक्शन आपको इधर निकालना पड़े, तो उस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इनवेरिएंट पॉइंट डिटरमाइन करना, देखिए इनवेरिएंट पॉइंट वो होता है जिसका रिफ्लेक्शन के बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि देखिए a का वैल्यू पहले 2,0 था, लेकिन अभी उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका वैल्यू हो गया -2,0।
तो ये पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट नहीं है। सी का वैल्यू 3,4 था और अभी उसका वैल्यू हो गया है रिफ्लेक्शन के बाद -3,4, तो ये पॉइंट भी इनवेरिएंट नहीं है क्योंकि इन पॉइंट्स में चेंजेस आ रहा है। इनवेरिएंट मतलब नो चेंज, चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट क्या है 0,1 था, रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी 0,1 ही है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट कौन है, ये पॉइंट है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट कितना होगा, पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट होगा जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहा है, वो है 0,1। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आपको देखना है कि रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी किस पॉइंट का पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट 0,1 था और अभी भी 0,1 ही है। अगर ये 0,1 से -1,1 हो जाता तो इसको भी पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट नहीं बोलते। मतलब रिफ्लेक्शन अगर सुन लीजिए ये 2,0 है, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद भी 2,0 ही रह रहा है, तो इसको भी पॉइंट ऑफ इनवेरिएंट बोल सकते हैं।